Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to have a look at some parajumble questions which usually come in pre as well as mains examinations. So let's see the first paragraph. It contains 5 sentences. So sentence P says, over the next 15 millennia, the ice sheet broke up, retreated and melted away. So पहले हम एक बार क्विकली सारे सेंटेंसेस देख लेंगे और फिर हम अरेंजमेंट डिसाइड करेंगे. तो नेक्स्ट 15 मिलेनिया में कोई द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट सम आइस शीट तो विच ब्रोक अप, रिट्रीटेड एंड मेल्टेड अवे. ठीक है. द इमेंस आइस शीट एक्सटेंडेड ओवर आयरलैंड एंड अक्रॉस द नॉर्थ सी इनटू स्कैंडिनेविया. तो ये भी आइस शीट के बारे में डिस्कस कर रहा है. तो वी हैव एन आइडिया कि सेंटेंसेस आइस शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कुछ. At the peak of the last major ice age, about 24,000 years ago, the Scottish Highlands were covered in ice 1 kilometer thick, and mammoths and woolly rhinoceroses roamed southern England. So, it is talking about ice age, and Scottish Highlands were covered in itne kilometer thick ice. ठीक है. This is also talking about ice. If other ice sheets melt the same amount this century, it will be more than enough to submerge much of Miami. तो अगर अब भी ये मेल्ट होती है तो क्या होगा? This is talking about an effect. If it is talking about कि if it melts in this century this much ice, it will submerge Miami. Miami जो है वो submerge हो जाएगा. In the process, this meltwater raised global sea levels by 1.8 meters. So अब इनको अरेंज करते हैं. So कौन सा सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है? Over the next 15 millennia, the ice sheet broke up. So it is talking about the ice sheet. तो ice sheet एक स्पेसिफिक ice sheet की बात कर रहा है. तो इससे पहले भी वो mentioned होगी कहीं ना कहीं, broke up and retreated. ठीक है. The immense ice sheet. This sentence R, it is talking about ice age जिसमें 1 kilometer thick ice sheet की बात हो रही है. ठीक है. So this should form our first sentence कि in the last ice age Scottish Highlands जो है वो 1 kilometer ice से covered थे और ये animals वहाँ पे roam करते थे. तो अगर ये हमारा first sentence है तो इसका next sentence क्या होगा? आइस एज के बारे में, आइस शीट के बारे में ये दो सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं. ओवर द नेक्स्ट 15 मिलेनिया. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 24,000 ईयर्स अगो. ठीक है. ओवर द नेक्स्ट 15 मिलेनिया यानी नेक्स्ट 15,000 ईयर्स में क्या हुआ? तो लॉजिकली आर के बाद पी फॉलो होना चाहिए या क्यू भी हो सकता है. पी और क्यू. अब इनमें से कौन सा होगा? द इमेंस आइस शीट एक्सटेंडेड ओवर आयरलैंड अक्रॉस द नॉर्थ सी इनटू स्कैंडिनेविया. तो अब आर जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द आइस शीट कहाँ थी? स्कॉटिश हाईलैंड्स में और सदर्न इंग्लैंड. तो इसके बाद क्यू कंटिन्यू कर रहा है कि ये और कहाँ एक्सटेंड हो रही थी? इट एक्सटेंडेड ओवर आयरलैंड एंड अक्रॉस नॉर्थ सी इनटू स्कैंडिनेविया. उसके बाद होगा क्योंकि पी और टी जो है वो पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं, पी बता रहे हैं कि आइस शीट ब्रेकअप हुई पहले, फिर वो रिट्रीट यानी कि इट स्टार्टेड रिट्रीटिंग, पीछे हटने लगी एंड मेल्टेड अवे. सो उस जब वो मेल्ट होने लगी तो क्या हुआ? इट्स मेल्ट वाटर रेस्ड ग्लोबल सी लेवल्स बाय 1.8 मीटर्स. तो ये पी और टी तो एक साथ होंगी क्योंकि पी और टी पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आर, क्यू, पी, टी. एंड ये जो एस सेंटेंस है, एस इज टॉकिंग अबाउट कि इफ अदर आइस शीट्स मेल्ट द सेम अमाउंट दिस सेंचुरी. तो ये सारे इससे पहले सेंटेंसेस दे आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट इवेंट जो 24,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई और उसके बाद नेक्स्ट 15,000 ईयर्स तक कंटिन्यू हुई. बट जो एस है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. इट इज़ सेइंग दैट इफ other sheets melt the same amount this century, it will be more than enough to submerge much of Miami. तो ये end करेगा हमारा passage. So the arrangement should be R,
Q P T S. ठीक है, so this should be our arrangement. Okay, let's move on to the next passage. Okay, so the first sentence says, in the pre-quantum or classical view, their motion was governed by Isaac Newton. Their use हो रहा है. Okay, so their is referring to something जो इससे पहले वाले sentence में mentioned होनी चाहिए. So this cannot be our first sentence. Their motion was governed by Isaac Newton's laws, which allow a person given knowledge of basic forces of nature to predict the motion of the particles in the future. तो हम यहाँ से सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लासिकल व्यू में जो है किसी चीज़ का मोशन वॉज गवर्न बाय आइजैक न्यूटन्स लॉज. ओके, so Q says it was the physicist Max Born who made the radical proposal that quantum mechanics predicted probabilities of various outcomes rather than a single certain result. So it is talking about some physicist जिसने कोई अपना कुछ theory दी थी. R says instead it suggested an alternative picture of reality coded in the Schrödinger equation, which provided the probability, though not the certainty, that an electron would be located at a given spot at a particular point of time. So it is starting with instead. Okay, so this also cannot be our first sentence because ये it is contrasting with a previous statement. So the next sentence is, but quantum mechanics called this viewpoint into question. तो इससे पहले वाले सेंटेंस में कोई व्यू पॉइंट होना चाहिए, कॉल्ड दिस व्यू पॉइंट इनटू क्वेश्चन. तो क्वांटम मैकेनिक्स ने किसी व्यू पॉइंट को क्वेश्चन किया. ओके, प्रायर टू द इमर्जेंस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिसिस्ट थॉट ऑफ एटम्स एज समथिंग लाइक बिलियर्ड बॉल्स. सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले फिजिसिस्ट एटम्स को कैसे कंसिडर करते थे, लाइक बिलियर्ड बॉल्स. सो यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है. एंड ओके, सो अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है. हमने कहा कि P और R नहीं हो सकते, Q और S भी नहीं हो सकता. सो Q या T में से फर्स्ट सेंटेंस होगा कोई. It was the physicist who made the radical proposal that quantum mechanics predicted probabilities of various outcomes. ये एक अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है तो इसके आगे सेकंड सेंटेंस कौन सा हो सकता है. It is talking about their motion, तो their motion ये नहीं होगा. Instead it suggested an alternative reality, ये भी नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज वो सिमिलर चीज़ों की ही बात कर रहे हैं कि rather than a single probabilities of various outcomes, it is also talking about the probability of various outcomes. So instead होगा तो वो contrast होना चाहिए. So T should be our first sentence. Prior to the emergence of quantum mechanics, physicists thought of atoms as something like billiard balls. तो atoms अब second sentence होना चाहिए P, क्योंकि किसी चीज़ के मोशन की बात कर रहा है. इन द प्री क्वांटम ऑफ क्लासिकल व्यू, देयर मोशन वाज गवर्न बाय आइजैक न्यूटन्स लॉज. सो अगर T हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तो उसके बाद हमारा और कौन सा हो सकता है. अगर T हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सो द सेकेंड सेंटेंस कैन बी, इसमें मोशन की बात कर रहे हैं तो P हम कंसिडर कर सकते हैं कि P हो सकता है. Q नहीं होगा. एंड Q एंड R आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटीज़. सो अब हमें एक ये देखना है कि S से पहले एक कोई सेंटेंस होना चाहिए जो किसी व्यू पॉइंट की बात कर रहा है. एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द व्यू ऑफ क्लासिकल व्यू. यस, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लास प्री क्वांटम और क्लासिकल व्यू. तो P और S दे शुड फॉर्म अ पेयर, दे आर फॉर्मिंग अ पेयर, P and S. ठीक है. सो T P S. नाउ हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं अब. बट क्वांटम मैकेनिक्स कॉल दिस व्यू पॉइंट इनटू क्वेश्चन. क्वांटम मैकेनिक्स ने ये वाले व्यू को क्वेश्चन किया.
एंड इंस्टेड इट सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव पिक्चर। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया, इट क्वेश्चन द व्यू एंड इट सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ रियलिटी। ठीक है, और इसी को ही आगे फिर कंटिन्यू कर रहा है किसी आइडिया को कि इसको किसने जो है इसमें फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न ने इसी को ही आगे अपने प्रपोजल के थ्रू इसी को ही सपोर्ट किया। सो आर एंड देन क्यू, टी पी एस आर एंड क्यू, दिस शुड बी आर अरेंजमेंट। ओके, ठीक है। Okay, so P says my device runs on an M1 chip which is packed with 16 billion transistors. Each of those transistors can represent either the 1 or 0 of binary information at a single time a bit. तो ये सेंटेंस बात कर रहा है किसी चिप की जिसमें इतने ट्रांजिस्टर्स हैं और वो 0 और 1 इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ इनक्रेडिबल कंसिडरिंग द ट्रैडिक द फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर हैड फ्यूअर देन 800। तो ये कह रहा है कि जो ट्रैडिक था द फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर उसमें 800 से कम थे। वी डोंट नो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पर मे बी ट्रांजिस्टर्स की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे M1 चिप में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मेंशन है एंड इसमें ट्रैडिक में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मेंशन है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द क्वांटम कंप्यूटर, short of setting aside several years for grad school at MIT or Caltech, is to compare it to the kind of machine I use daily, a classical computer. तो ये क्या कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने का बेस्ट वे क्या है। आइदर वी कैन हम MIT या Caltech में जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, बट उसके अलावा क्या है, इट इज़ टू कंपेयर इट टू द काइंड ऑफ मशीन आई यूज़। तो वो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं I use classical computer and best way to understand quantum computer is to compare it with classical computer. Okay. और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में my device की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ये कनेक्ट हो रहे हैं कि the author is saying compare it to the machine I use daily, a classical computer. My device runs on M1 chip. But let's see S and T. S says that's where the unique property of quantum computers comes in. Instead of bits, quantum computers process information using qubits. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिट्स की जगह qubits यूज़ करते हैं और 0 और 1 को साइमल्टेनियसली शो कर सकते हैं। But there are things classical computers can't do that they will never be able to do. But there are things classical computers can't do that they will never be able to do, no matter how many transistors get stuffed into a square of silicon. Okay, so and but there are things, so the first sentence should be R, और R के बाद logically P follow हो रहा है जैसे हमने देखा था, तो R should be our first sentence. The best way to understand quantum computer is to compare it with a classical computer. और वहाँ पे ऑथर अपनी बात कर रहा है और अपने ही डिवाइस को बता रहा है कि माई डिवाइस रन्स ऑन दिस चिप विद दीज मैनी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, एंड अब ट्रांजिस्टर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की, तो क्यू भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ही बता रहा है। दिस इज़ इनक्रेडिबल। यहाँ पे 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इज़ इनक्रेडिबल। Why? Because the first computer had fewer than 800. So Q should be our third sentence. And now we are left with, and that's where the unique property of quantum computers comes in. So ये where does is this property come in? कहाँ काम आती है? But there are things classical computers can't do and they will never be able to do. ओके, तो यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब किया है एंड दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इट। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं देयर आर सम थिंग्स दे विल नेवर बी एबल टू डू। क्लासिकल कंप्यूटर्स कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे चाहे कितने भी उसमें ट्रांजिस्टर्स क्यों ना हो। सो देयर आर थिंग्स विच दे विल नेवर बी एबल टू डू एंड दैट्स वेयर
द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स कम्स इन। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी नहीं कर सकते, एंड दैट्स वेयर अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स कम्स इन। तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ आती है, एंड वट एवर दैट प्रॉपर्टीज़ दैट दे कैन process information using qubits. So this should be our arrangement. It should be R, P, Q, T and S. Okay, so ये थोड़ा हमने डिफ़िकल्ट लेवल के कुछ पैराजम्पर्स देखे। आई होप आपको इस टाइप के पैराजम्पर्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।